नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मैं हूं नीरज और हम लोग आज बातचीत करेंगे एक ऐसे फंड के बारे में जिसमें डेट और इक्विटी दोनों होंगी और इस बाजार में इस तरीके की फंड की क्या अहमियत है और इसमें पैसे लगाने के क्या फ़ायदे हैं, इसको समझने की कोशिश की जाएगी। तो आज हम बातचीत करेंगे कोटक इक्विटी सेविंग फंड्स के बारे में और इसको हमें समझाने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं देवेंद्र सिंघल जी, जो कोटक एएमसी में सीनियर फंड मैनेजर हैं। देवेंद्र जी से समझेंगे कि ये फंड किस तरह से काम करता है, किस तरह की प्रोफाइल के लोगों को इसमें पैसे लगाने चाहिए और इस वक्त के बाज़ार में ये क्यों बहुत सटीक बैठता है, इन सब पे चर्चा होगी। देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे निवेशकों दर्शकों से बातचीत करने के लिए। तो सर, हम लोग पहले फंड में जाने से पहले, क्योंकि फंड में एक बार चले गए तो निकल नहीं पाएंगे, तो हम थोड़ा सा मार्केट समझते हैं। एक दो सवाल कि इस वक्त बड़ी उतार चढ़ाव, बड़ा कन्फ्यूज़न है मार्केट में, कभी ऊपर कभी नीचे। तो आप लोग जब ऑफिस में बैठते हैं सुबह सुबह तो कैसा माहौल रहता है? नीरज जी, मार्केट में उतार चढ़ाव मार्केट का एक हिस्सा है। ऐसा कोई दिन नहीं होता कि जब आप कुछ सोच के आए और उसी उसी तरह से हो, उसके उसके मन मुताबिक हो, आपके मन मुताबिक। तो मार्केट में उतार चढ़ाव तो मार्केट में हमेशा होता रहेगा। तो आपको तैयार रहना पड़ता है हर चीज के लिए कि कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर, इसीलिए उसको मार्केट भी कहते हैं। तो लेकिन वॉलेटिलिटी जो हम बोलते हैं, ऊपर नीचे, जो आप उसको अगर टर्म देते हैं, कितना वॉलेटाइल होता है मार्केट, उस पर तो कभी भी कोई दो राय नहीं कि मार्केट, हमें इक्विटी मार्केट स्पेसिफिकली बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होता है। इसीलिए आप हमेशा इक्विटी मार्केट में लंबे समय के हिसाब से आप निवेश करते हैं और वही हमारी कोशिश रहती है कि हम नॉइज को छोड़ के, जो आज करंट में शोर चल रहा है, उसको कैसे, उसको दरकिनार करके लंबी अवधि के निवेश के हिसाब से सोच के अपना काम करें। लेकिन आजकल मार्केट, सर देवेंद्र जी, बहुत बड़े बड़े झटके दे रहा है। अचानक से बहुत तेज़ी से गिरेगा, फिर उतनी तेज़ी से ऊपर चला जाएगा। क्या मार्केट में सोच क्या चल रही है इस वक्त? महंगा है, सस्ता है, कोई चिंता है, या जैसे आपने कहा कि एक रूटीन पार्ट एंड पार्सल है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ तो चिंता है बाजार को, या किसी चीज़ को लेकर के वो बहुत इंतज़ार कर रहा है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए नीरज जी, अभी सबसे बड़ा जो मार्केट में इवेंट है वो तो जनरल इलेक्शन ही चल रहे हैं। जो लोकसभा के चुनाव अभी हो रहे हैं, 3 चरण उसके हो चुके हैं, 4 हो गए। तो लोगों को लगता है कि क्या उनके मन मुताबिक नतीजे आएंगे, तो उसी से थोड़ा सा अभी मार्केट में उठापतई ज्यादा है। बट आप पिछले कितने भी सालों के नतीजे देख लीजिए, लोकसभा चुनावों के पिछले 30 साल के नतीजे देख लीजिए, मार्केट कभी कभार झटका देता है, बट 3 महीने के बाद वो भूल जाता है कि लोकसभा में भी कोई चुनाव हुआ या उसका क्या नतीजा आया, और मार्केट अपनी एक चाल पे निकल पड़ता है। तो हमें लगता है कि हाँ, वॉलेटिलिटी है नियर टर्म में। जब तक इलेक्शन के नतीजे नहीं आते तो थोड़ा सा जिसको जिटरीनेस बोलते हैं वो रहेगा। बट जैसा मैंने कहा, इट इज पार्ट एंड पार्सल। और इसी के लिए देवेंद्र जी हैं। एक एक सवाल और, ये क्या ब्याज दरों की कोई चिंता है क्या? अमेरिका वाले कम नहीं कर रहे हैं और भारत वाले सोच रहे हैं कि जब वो कम करेंगे तो हम भी उसी से क्यों लेंगे, और इधर हमारे एफआईआई बेचारे, वो बेचारे क्या मतलब बदमाश लोग हैं, वो तो लौट ही नहीं रहे, रोज़ बेच बेच के चले जा रहे हैं, पता नहीं वहाँ उनको कितना ब्याज मिल रहा है, क्या चक्कर है? या चाइना बहुत सस्ता हो गया तो उधर ही चले जा रहे हैं, ये क्या गेम है? थोड़ा थोड़ा सभी कुछ सही है, ठीक है। कुछ कुछ जो आपने बोला, सभी चीजें एक तरफ से ठीक भी हैं, बट उसका टोटल में इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे क्या पड़ता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरह से उसका नतीजे आएंगे। बट हाँ, देखिए, अगर हम साल शुरू होने के पहले बात करें तो ये उम्मीद थी कि जो यूएस की मार्केट में इंटरेस्ट रेट है वो शायद जून में कम होने शुरू हो जाएंगे। बट वहां पे जो इन्फ्लेशन है वो अभी थोड़ा उस तरीके से नीचे नहीं आ रहा जितना वहां पे सेंट्रल बैंक ने सोचा था, जो फेड ने सोचा था। तो अभी एक्सपेक्टेशन है कि साल के एंड तक एक कट होएगा या 2 कट होंगे, जो पहले 3 से 4 भी लोग उम्मीद कर रहे थे। अभी अगर वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी में ही थोड़ा सा डामाडोल हो रहा है रेट कट को लेके, तो निश्चित तौर पे इंडिया इज अ डेवलपिंग मार्केट एंड हम लोग इम्पोर्टर हैं कैपिटल के, ठीक है, हमको कैपिटल चाहिए। तो अगर सबसे बड़ी मार्केट में ही इंटरेस्ट रेट थोड़े नेगेटिव होने वाले हैं या देर से होंगे, तो उसका पूरा नतीजा पड़ता है हमारे, उसका पूरा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी। तो अगर हमारा सेंट्रल बैंक उस चीज को वेट कर रहा है तो कोई गलत नहीं है उसके अंदर, बिकॉज काफी सारा वर्ल्ड
का जो पैसे का फ्लो है वो उसी से डिपेंड करेगा। अब हम आते हैं फंड पे। कोटक इक्विटी सेविंग फंड इसका नाम है। इससे मोटे तौर पे अंदाजा लगता है कि इक्विटी भी है और सेविंग मतलब थोड़ा डेट भी है। तो देवेंद्र जी थोड़ा बताइए कि ये फंड किस तरह का है, इसका नेचर क्या है और क्या अप्रोच इसमें आप लोग रखते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया कैटेगरी है जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। इसके अंदर आप 65 से 90% आप इक्विटी में रहते हैं, लेकिन जो डायरेक्शनल इक्विटी है वो सिर्फ 50% तक ही होती है। उसके ऊपर अगर आपको जाना है तो आप आर्बिट्राज, इक्विटी आर्बिट्राज के थ्रू इक्विटी का एक्सपोजर रखते हैं। 10 से 25%, 35% तक आप डेट के अंदर जा सकते हैं। सो इक्विटी आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ देता है, आर्बिट्राज और डेट आपको रेगुलर इनकम देते हैं। तो ये एक अच्छा मिश्रण है, इज अ वेरी गुड हाइब्रिड कैटेगरी, जहां पे आपको रेगुलर इनकम के हिसाब से भी और इक्विटी का बढ़ोतरी के हिसाब से आप पैसा इसमें निवेश कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें, अभी आपने बात किया इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं, तो जो लोग इंटरेस्ट इनकम पे अपना गुजारा करते हैं या उनके लिए इंटरेस्ट इनकम बहुत ही महत्वपूर्ण है और मार्केट में रिस्क नहीं लेना चाहते, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो इक्विटी सेविंग ऐसी कैटेगरी है जहां पे आमतौर पर 30 से 35% आप डायरेक्शनल इक्विटी रखते हैं, 35% के आसपास आप आर्बिट्राज रखते हैं, तो जिससे आप और बाकी डेट में रखते हैं, तो आपको 70% ऑफ द पोर्टफोलियो, 60 से 70% ऑफ द पोर्टफोलियो आपका जो लो रिस्क कैटेगरी है वहां पे रहता है और 30-35% आपका इक्विटी में रहता है, जहां पे थोड़ा सा रिस्क ज्यादा रहता है। तो इससे आपको एक डेट को बीट करने वाले रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 2 से 3-5 साल के अंदर। ओके, तो अच्छा ये वाला थोड़ा सिनेरियो समझ आइए। आप जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे ही, चलो अभी नहीं हो रहे हैं तो दिवाली के आसपास से होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे सिनेरियो में ये फंड किस तरह से बिहेव करता है? देखिए, आमतौर पर जब भी आप डेट की बात करते हैं तो डेट में जब भी इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो उस, जैसे कि फंड मैनेजर ने अगर व्यू लिया है कि उसको ड्यूरेशन बढ़ाना है तो इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो उसको फायदा होता है। बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम ड्यूरेशन रिस्क नहीं लेते। हम जितना भी हमारा डेट के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो नॉर्मली 2 साल से नीचे की ड्यूरेशन में रहता है, तो इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो उसमें उतना फायदा नहीं होता, साथ में अगर बढ़ेंगे भी तो उतना नुकसान नहीं होता। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रहता है कि हम जो कैरी होता है, जो इंटरेस्ट रेट का कूपन होता है डेट का, उसको निवेशकों तक बराबर पहुंचा पाए। तो जहां तक आर्बिट्राज की बात है, वो लिक्विड मार्केट से थोड़ा सा रिटर्न बेहतर देते हैं और वो टैक्स एफिशिएंट होते हैं, ठीक है। तो ये दो मिश्रण जो है, इससे इसका इंटरेस्ट रेट का बहुत ज्यादा व्यू नहीं बनता है, जबकि इनकी उपयोगिता बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पे आप इक्विटी से रिटर्न्स को एनहांस करते हैं। ओके, तो अच्छा अभी सर देवेंद्र जी आपका इस वक्त एलोकेशन जो है वो कितना कितना है, करंट एलोकेशन? तो हमारा डायरेक्शनल इक्विटी के अंदर कोई 34-35% के आसपास है, बाकी 30% हमारा आर्बिट्राज में है और बाकी का डेट और कैश इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर अभी इन्वेस्टेड है। ओके, तो अब थोड़ा सा इसको और विस्तारित करते हैं, एक एक करके लेते हैं तीनों को। तो इक्विटीज़ में आप जो पैसा डालते हैं वो उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है? लार्ज कैप, ब्लू चिप या मिड कैप, स्मॉल कैप, कोई रिस्ट्रिक्शन है या फंड मैनेजर की चॉइस है? कैसे करते हैं, वो अप्रोच क्या है? जी, सो इसमें कोई हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट हमने, क्योंकि ये हम फंड जो है, हमने आपको बताया कि जो इन्वेस्टर्स कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, इक्विटी में ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो उनको मद्देनजर रखते हुए हम शुरू से ही इसके अंदर लार्ज कैप स्टॉक्स जो हैं उसको ज्यादा रखते हैं। कोई 60-70% के आसपास हम लार्ज कैप स्टॉक्स रखते हैं, बाकी मिड और स्मॉल कैप में रहता है। जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है वो टोटली फंडामेंटल बेस्ड है। कोटक में हम PMV एक अप्रोच को हम मानते हैं और उसके हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। P माने बिजनेस, M माने मैनेजमेंट और V माने वैल्यूएशन। सो इन तीनों का संगम जो हमको अच्छे स्टॉक्स बताता है उसको इस पोर्टफोलियो में डालते हैं। बट अगर आपने बात करी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की, तो लार्ज कैप ज्यादा रहते हैं, मिड और स्मॉल कैप कम रहते हैं।
BMV का फार्मूला होता है, तो इस समय वी तो महंगा लग रहा होगा आपको? तो नीरज जी, कोटक में ना हम एक जो वैल्यूएशन अप्रोच को यूज करते हैं ना, उसको हम गार्क बोलते हैं, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। तो इंडिया जैसा मार्केट में ग्रोथ को हमेशा वैल्यूएशन प्रीमियम मिलता है। हम्म, तो हम लोग देखते हैं कि हम जो पैसा आज जो वैल्यूएशन दे रहे हैं स्टॉक्स को, हम्म, क्या वो ग्रोथ उसको जस्टिफाई करती है कि नहीं। तो हम्म, उसके हिसाब से है। सी मार्केट में कुछ कुछ पॉकेट्स महंगे हैं, हम्म, इसमें कोई शक नहीं। बट अगर आपका व्यू है कि ये स्टॉक्स जो हैं आने वाले टाइम में ज्यादा ग्रोथ देंगे, तो अगर आप 3-5 साल के हिसाब से देखते हैं तो आपको ये मार्केट बहुत सस्ता लगेगा हम्म। उसके हिसाब से। ओके। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे 60-40 का आपने बाइफर्केशन कर रखा है, 60% लार्ज कैप में और 40% मिड एंड स्मॉल कैप में। चूंकि ये फंड का नेचर ही है कंजर्वेटिव और एक सिक्योर्ड रिटर्न मिले, जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है ना, क्योंकि इधर से दोनों साइड से मिला के आप इसको मिक्स एंड मैच करके हेज कर लेते हैं और एफडी से बेटर रिटर्न जनरेट हो सकता है, वहाँ पे आप अल्फा बना लेते हैं। क्या ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है क्या कि जो इक्विटी का पार्ट है आपका, उसमें उल्टा कर दें आप, 60% मिड एंड स्मॉल कैप में जाएं और 40% लार्ज कैप में जाएं, क्योंकि लार्ज कैप में तो बहुत सेफ एंड सिक्योर रिटर्न मिलता है और हो सकता है 3 साल में 7% का रिटर्न बने या किसी एक साल में बहुत बन गया। लेकिन मिड कैप में अगर आप बहुत ये गार्प वाला और BMV फार्मूला लगाएंगे तो आपको बढ़िया रिटर्न मिल सकते हैं। तो जो आप दूसरे फंड के मुकाबले एक सेफ एंड सिक्योर लेवल, तो उसको भी आप बीट कर सकते हैं। ये मैं सही सोच रहा हूँ कि मैं ज़्यादा उत्साहित होकर के सोच रहा हूँ? नीरज जी, आप सही सोच रहे हैं, इसको ऐसा किया जा सकता है। हाँ, बट नीरज जी, एक चीज हमें हमेशा याद रखनी चाहिए हाँ, कि अगर आप रिटर्न ज्यादा देखना चाहते हैं तो आपका रिस्क भी बढ़ता है। हाँ, हाँ। तो जैसा मैंने कहा, ये जो फंड है, हम उन इन्वेस्टर्स को पिच करते हैं, उन इन्वेस्टर्स के लिए उपयोगी है जो मार्केट में रिस्क कम लेना चाहते हैं। तो इसके मद्देनजर हम इसमें कम से कम रिस्क लेके चलते हैं। हम्म, और इनफैक्ट आपने कहा 60 तक, चलिए हम 60 पे भी नहीं जाते, हम 70-80 के बीच में ही लार्ज कैप रखते हैं इसके अंदर। हम्म। और कोशिश ये रहती है कि उसके अंदर भी रहते हुए भी, उस दायरे में रहते हुए भी इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रिटर्न जनरेट करें। भगवान की कृपा से और हमारे अच्छे रिसर्च प्रोसेस की कृपा से अभी तक हमारा एक्सपीरियंस, इन्वेस्टर्स का एक्सपीरियंस इस फंड में अच्छा है। उम्मीद है आगे भी बरकरार रहेगा। लेकिन सर देवेंद्र सर, पिछले 3-4 सालों से आप कह लीजिए लार्ज कैप बहुत बेचारे ठंडे हैं। सबकी दिलचस्पी उधर ही है आजकल, मिड और स्मॉल। तो ऐसे में टेम्पटेशन तो होता ही होगा आप लोगों को, या लगता होगा कि यार 4 साल हो गए ये फलाना एक्स नाम का स्टॉक रिटर्न ही नहीं दे रहा, 4 साल से वहीं खड़ा हुआ है, ऐसा लगता है क्या? नीरज जी, अब 23 साल हो गए मार्केट में, तो अभी वो जी। टेम्पटेशन नहीं होता है। देवेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि इक्विटीज़ में हम लोगों ने देखा कि एक नई थीसिस बनी है कि मिड और स्मॉल कैप को अब नए जी। तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि इकॉनमी में जो परिवर्तन किए गए हैं और जो कोविड के बाद चेंजेस आए हैं स्ट्रक्चरल, उससे अब वो रिस्क की बहुत ज़्यादा परिभाषा नहीं की जाती, क्योंकि जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसमें मिड और स्मॉल कैप को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। लार्ज को हो रहा है, लेकिन लार्ज का स्टडी ग्रोथ है और छोटे को चूंकि ज़रा सा भी मिलता है तो मल्टीपल्स में ज़्यादा दिखता है। तो क्या नए तरीके से अब देखने की ज़रूरत है मिड और स्मॉल कैप को? नीरज जी, हाँ, आप सही हैं। कोविड के बाद और स्पेसिफिकली अभी जब हमारा इकोनॉमी $3.5 ट्रिलियन का इकोनॉमी हो गया है और बातें हो रही हैं कि ये $10 ट्रिलियन में जाएगा अगले 10-12 सालों में। और तो इसके अंदर क्या होता है कि जो छोटी कंपनी होती हैं, वो उनका ग्रोथ रेट ज्यादा रहता है। और जैसा मैंने पहले आपने पिछली बार भी डिस्कस किया कि अगर आपका ग्रोथ रेट ज्यादा है, तो इंडिया वैसी मार्केट के अंदर ग्रोथ को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। तो स्टॉक मार्केट उसको मल्टीपल भी ज्यादा देता है। तो एक तो आपका ग्रोथ ज्यादा हो रहा है, दूसरा आपका मल्टीपल एक्सपेंशन हो रहा है। तो दोनों तरीके से छोटे शेयरों में निवेश करके वो ज्यादा हो सकता है, पैसा ज्यादा बन सकता है। और ऐसी उम्मीद भी है कि आने वाले 5-10 साल में वो बनेगा भी। बट क्या सभी स्मॉल कैप में पैसा बनेगा? नहीं। हमने देखा कि कुछ स्मॉल कैप मिड कैप हो जाते हैं, फिर कुछ मिड कैप लार्ज कैप हो जाते हैं, और उल्टा भी होता है। तो आपको वो देखना है कि कोई, या तो ये स्ट्रक्चरल ग्रोथ है तो मल्टीपल एक्सपेंशन होता है। अगर साइक्लिकलिटी है और अभी जैसे वो बोलते हैं ना, मशरूम्स की तरह उभर रहे हैं कंपनियां क्योंकि मार्केट अच्छा है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। तो
लॉन्ग टर्म के हिसाब से हाँ, स्मॉल कैप मिड कैप अट्रैक्टिव है अगर आप ग्रोथ रेट उसका निकलता रहे। बट यहाँ पे सावधानी की भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हर पीली दिखने वाली चीज सोना नहीं होती। बिल्कुल, हर पीली चीज़ सोना नहीं होती। और देवेंद्र जी सोने में सुगंध भी ढूंढते हैं, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी, गार्प का जो वैल्यूएशन है कि सस्ती चीज़ मिलनी चाहिए। एक चीज़ बताइए सर, हमने देखा कि आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी साइड में फाइनेंशियल्स में बहुत वेटेज है, ऐसा क्यों? आजकल तो रेट का भी खतरा है, और आपको लगता है कि बैंकिंग फाइनेंशियल्स ही सबसे ज़्यादा रिटर्न देंगे? देखिए जी नीरज जी, अगर हमारी इकोनॉमी को बड़ा बनना है तो फाइनेंशियल सर्विसेज हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है। हमारी क्या किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन रहती है, और उसके बिना पोर्टफोलियो बनाना एक बहुत ही मुश्किल है। हमको ऐसा लगता है कि जहाँ पे आज की डेट में ग्रोथ विजिबल है, 12-14% का क्रेडिट ग्रोथ है, और उसके हिसाब से हमारा जो एनपीए क्रिएशन है बैंकों का वो भी कम हो रहा है, तो हमको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखता है बैंकिंग सेक्टर में उसको प्ले करने के लिए, जहाँ पे रिटर्न की ग्रोथ की विजिबिलिटी भी है और रिस्क एसोसिएटेड जो है उसका कम है। तो हाँ, हमारा अभी उसमें रुझान थोड़ा सा ज्यादा है। ओके, और आईटी में बिल्कुल नहीं है, या आईटी में थोड़ा बहुत है रुझान? नहीं, बिल्कुल क्या नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत है। और एक पोर्टफोलियो जब हम बनाते हैं नीरज जी, तो हमको सब चीजें ध्यान देनी पड़ती हैं कि मार्केट में कितना है, हम बेंचमार्क को भी देखते हैं और एब्सोल्यूट रिटर्न को भी देखते हैं स्टॉक्स के अंदर। बट अल्टीमेटली हमको रिलेटिवली आउट परफॉर्म करना है। तो अगर हमारा बेंचमार्क निफ्टी 50 है, तो अगर हमको उम्मीद है कि निफ्टी इटसेल्फ आने वाले टाइम में डबल डिजिट रिटर्न दे सकता है, तो उसको बीट करने अगर हम कर पाए तो हम इन्वेस्टर्स को एक बेहतरीन जो बोलते हैं ना, एक अच्छा एक्सपीरियंस दे पाएंगे लंबे समय के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो देवेंद्र जी से समझेंगे कि डेट और आर्बिट्राज में क्या स्ट्रेटजी रखते हैं इस फंड में। एक बार फिर से स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत कर रहे हैं कोटक इक्विटी सेविंग फंड्स के बारे में। जो डेट के इंस्ट्रूमेंट्स आप लेते हैं, आपने कहा कि 2-3 साल के टाइम वाले, वो किस तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्या सोच के लेते हैं, उसमें आपकी अप्रोच क्या होती है? तो नीरज जी, हमारा उसमें सीधा अप्रोच ये है कि हमको जो इंटरेस्ट देता है ना वो बॉन्ड, उसको हमको इंटरेस्ट चाहिए। अगर हमको 7-8% का इंटरेस्ट मिल जाता है, हम बहुत खुश हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हम AAA और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही लेते हैं, सॉवरेन्स और AAA ही लेते हैं, कोई क्रेडिट रिस्क नहीं लेते। और जैसे मैंने बताया कि 2 साल के आसपास का हम उसका ड्यूरेशन रखते हैं, तो उसके अंदर हम कोई ड्यूरेशन रिस्क नहीं लेते। तो एक सहज अप्रोच कि उसको रिस्क कम करके चलना है हमको, उसके हिसाब से हम चलते हैं। और उसकी जो डेट की जो कमाई वाली जो कमाई है, जो इंटरेस्ट वाली ब्याज वाली कमाई है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम इसके अंदर निवेश करते हैं। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि आप सरकारी वाले में और AAA सॉवरेन, लेकिन बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, AAA भी हैं, और वो बहुत लंबा उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, कभी उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की, उस पर नहीं जाते आप? क्योंकि 2-3 साल में सरकारी वाले में 7% रेज करना बहुत ही टफ काम होता है। तो नीरज जी, हम AAA सिक्योरिटीज जो होती है उसके अंदर जाते हैं, प्राइवेट में भी जो अच्छी कंपनियां हैं उसको भी हम देखते हैं। ओके, प्राइवेट में भी जाते हैं और उसमें भी जाते हैं, लेकिन आइडिया ये है कि कम से कम 6-7% का रिटर्न मिले और सेफ्टी एटमोस्ट होनी चाहिए, तभी उस डेट इंस्ट्रूमेंट में आप पैसे लगाएंगे। और ये तीसरा जो आर्बिट्राज वाला है, इसकी थोड़ा स्ट्रेटजी हमें समझाइए। नीरज जी, आर्बिट्राज की स्ट्रेटजी एकदम सिंपल है। आप कैश में खरीदते हैं शेयर्स और फ्यूचर में उसको बेच देते हैं। तो आपका अब वो स्टॉक ऊपर जाए नीचे जाए, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मान लीजिए आपने 100 रुपए का कैश में खरीदा स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, और 101 रुपए में उसका फ्यूचर बेच दिया, तो आपने वो 1 रुपया अपने लिए कमा लिया है, जो आपको महीने के एंड में मिल जाएगा। तो ये आर्बिट्राज, इक्विटी आर्बिट्राज का स्ट्रेटजी है। इसमें किसी महीने में 98 मिलती है, किसी महीने में किसी स्टॉक में 1.5 रुपया भी मिल जाता है, तो वो तो मार्केट के उसके ऊपर है। बट ओवरऑल जितनी भी नियर टर्म ब्याज दरें होती हैं या जो मनी मार्केट रिटर्न होता है, थोड़ा सा उससे बेहतर मिल जाता है आर्बिट्राज में, बट साथ में खर्चे भी हैं, तो उसको इट्स अ बेटर रिटर्न देन द
मनी मार्केट रिटर्न बट विद सम एक्सपेंसेस। क्या क्या खर्चे क्या है इसमें? सर ब्रोकरेज लगती है, एसटीटी लगता है। नहीं अच्छा, ये तो बड़ा दिलचस्प बात है कि अगर मान लो सेफली माने कि 1 रुपये बनी जाता है तो साल भर में बहुत शानदार रिटर्न बनेगा इसमें, तो थोड़ा इसमें बढ़ा सकते हैं क्या? नीरज जी, आज अगर हम पिछले 6 महीने का आर्बिट्राज का रिटर्न देखें हाँ, तो कोई 7.5-8% के आसपास का रिटर्न रहा है हाँ, सालाना। तो आई थिंक इट्स अ गुड नंबर। 7.5-8% का आर्बिट्राज से, 7% का डेट से, और इक्विटी से तो सर कम से कम 15% नहीं, 13-14% तो निफ्टी दे देगा। सर अगर 13-14% दे देगा निफ्टी तो हम उससे जब बेहतर दे देंगे। तो वही तो कोशिश मैं कह रहा यही हूँ कि 15% वहाँ से बन गया और तीनों को जोड़ के बाई 3 कर दो तो उतना रिटर्न तो इसमें से मिलता रहेगा। देवेंद्र जी, लास्ट क्वेश्चन, किस तरीके के निवेशकों को इस तरह के फंड को अप्रोच करना चाहिए? कोई आप लोग अपना ज़रूर एक बनाते होंगे प्लान कि ये हमारा टारगेट ग्रुप है जिसको ये फंड लेना चाहिए, वो कौन से लोग होते हैं? जनरली ये कैटेगरी जो है ना, ये थोड़े से ज्यादा जिनके पास पैसे हैं और जो डेट मार्केट से खुश नहीं है, ठीक है, या जिनको रेगुलर इनकम चाहिए अपने पोर्टफोलियो से, तो उन लोगों के लिए ये एक उपयुक्त कैटेगरी है फंड की, जहाँ पे उनको ये उस तरह के निवेशक इसको देख सकते हैं जिनको रेगुलर इनकम चाहिए और थोड़ा सा रिस्क लेके वो डेट मार्केट के रिटर्न को बीट करना चाहते हैं। तो दिस कैटेगरी इज ओपन टू हर तरह के इन्वेस्टर्स जो थोड़ा सा रिस्क लेके थोड़ा बेहतर रिटर्न अपने लिए देना चाहते हैं, और साथ साथ रेगुलर इनकम अगर किसी को चाहिए तो वो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू इसमें डेफिनेटली एक इसको एज अ टूल यूज कर सकते हैं अच्छे स्टेडी रिटर्न्स के लिए आने वाले कई सालों के लिए। देवेंद्र जी, अगर SWP इसमें कोई करेगा तो उसको एवरेज कितना बन सकता है महीने का इन टर्म्स ऑफ परसेंट? देखिए, ये कैटेगरी ने पिछले 5 साल में कुछ 9-10% का रिटर्न दिया है, थोड़ा ज्यादा ही दिया है, बट आई थिंक पीछे मार्केट भी काफी साथ में रहा है। बट जैसा आपने अभी हिसाब लगाया था 30% डेट में, 30% आर्बिट्राज में, 30% इक्विटी में, तो मुझे लगता है एक अगर आप 5-6% सालाना या 7% तक आप देखें तो आपको विड्रॉल कर सकते हैं। 3 साल के अंदर आपको आपका कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो जाएगा और आपको रेगुलर इनकम भी आती रहेगी, बट इन अ मच मोर टैक्स एफिशिएंट वे। बिल्कुल टैक्स एफिशिएंट वे से अगर 9-10% फंड बना रहा है तो आपको उसमें से 6-7 ही निकालने चाहिए जिससे कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो और आपको मंथली इनकम भी मिले। ये जो SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान वाले लोग हैं उनके लिए भी एक मुफीद फंड ये हो सकता है, क्योंकि इसमें तीनों तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं और देवेंद्र जी जैसे काबिल फंड मैनेजर भी हैं। देवेंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और निवेशकों को समझाने के लिए कि इस फंड के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अगले हफ्ते एक और नए फंड और नए फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।